Dear students, Assalamu alaikum. Today is 1st July 2020, Wednesday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the glossary, question answers, and MCQs of unit number 5. My lecture is for 10th boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know, students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition, and completed the introduction, reading translation and summary of unit number 5, The Rain, which is a short symbolic poem with a serious message. This beautiful poem has been written by W.H. Davies, William Henry Davies, who is a Welsh poet, and his favorite themes are nature and the hardships of the poor. This poem also has a symbolic meaning, as we read in the poem that the rich people enjoy more bounties of life, while the poor people remain unprivileged and get only what the rich leaves for them. He hopes that in future there will be equality in the society as the sun shines for all. I hope students you have learnt your summary very well. So let's move to the theme of the poem. जैसा कि स्टूडेंट्स थीम हमने जो पोएम का है वो इसके इंट्रोडक्शन और रीडिंग ट्रांसलेशन करते हुए और उसके साथ साथ समरी पढ़ते हुए भी हमने डिस्कस किया है. इसके पेज जिस पे इसकी रीडिंग है पोएम की, जहाँ पे ये पोएम लिखी हुई है, उसी पेज पे आप अपनी टेक्स्ट बुक पे इसका थीम लिखा हुआ देखते हैं. इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं ताकि इसकी जो समरी में अगर आप इसको ऐड करते हैं या क्वेश्चन आंसर्स में इसको आप ऐड करते हैं तो आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें. थीम देखें. W.H. डेविस फेवरेट थीम्स आर, थीम जिसका मतलब होता है मरकज़ी ख़याल, यानी कि शायर ने असल में इस नज़्म में, इस पोएम में क्या कहना चाहा है, क्या कहा है, कौन सा लेसन दिया है अपने रीडर्स को, ये इस थीम में बताया जाता है. ठीक है. W.H. डेविस फेवरेट थीम्स आर नेचर एंड द हार्डशिप्स ऑफ द पुअर. W.H. डेविस यानी विलियम हेनरी डेविस जो है उसका फेवरेट जो थीम थे, मरकज़ी ख़याल थे, जो मकसद थे लिखने के, वो क्या थे? एक तो नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब करना और उसके साथ साथ एंड द हार्डशिप्स ऑफ द पुअर, गरीबों की जो मुश्किलात हैं उनके बारे में वो बात करता था. क्योंकि उसको एक तो हमने बात की थी कि उसको पर्सनल एक्सपीरियंस भी था इसके हवाले से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटी उम्र में वो अपने माँ बाप से अलग हो गया था, जिसकी वजह से उसको ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किलात में गुजारनी पड़ी थी. और इन सारी हर्डल्स और प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए उसने जो एक्सपीरियंसेस किए वो सारे के सारे तजर्बात वो अपनी राइटिंग्स में, अपनी पोइम्स में जो है वो बयान करता है. इसके साथ साथ वो नेचर की ब्यूटी का भी जो है वो लवर है, इस वजह से वो नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हुए बीनीथ द लाइंस यानी कि सिम्बॉलिकली वो इन हार्डशिप्स को बताता है. सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं और जो गरीब लोग हैं उनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ होती हैं हमेशा हम इसकी पोइम्स में जो है वो देखते हैं. दिस पोइम ऑल्सो हैज़ अ सिम्बॉलिक मीनिंग. इसकी ये जो नज़्म है रेन, ये भी सिम्बॉलिक मीनिंग रखती है. सिम्बॉलिक मीनिंग यानी अलामती मतलब मफ़हूम रखती है, यानी कि अलामतों के ज़रिए से डिफरेंट वर्ड्स को वो सिम्बल्स के तौर पे यूज़ करते हुए एक्चुअल जो मीनिंग है, जो असल मकसद है उसकी बात करने का, उसको वो साथ साथ डिस्क्राइब करता जाता है. द अपर लीव्स गेट द रेन ड्रॉप्स एंड क्वेंच देयर थर्स्ट. जो ऊपर वाले पत्ते हैं उनको बारिश के कतरे मिलते हैं और वो अपनी प्यास बुझा लेते हैं. आफ्टरवर्ड्स दे पास ऑन द ड्रॉप्स टू द लोअर लीव्स. और इसके बाद वो इन कतरों को आगे पास कर देते हैं लोअर लीव्स, निचले जो पत्ते हैं उनकी तरफ. दिस मेटाफर मीन्स दैट the rich get a golden chance first and whatever remains trickle down to the poor people. मेटाफर यानी कि उसने इस्तेमाल किया है अपनी लैंग्वेज टेक्निक जो उसने यूज़ की है. हमने जैसे कि 9th में भी पढ़ा था और 10th में भी हमने डिस्कस किए हैं फिगर्स ऑफ स्पीच. ये वो लैंग्वेज टेक्निक्स होती हैं, वो टेक्निक्स होती हैं जिनके ज़रिए से पोएट या जो भी राइटर होता है वो अपनी राइटिंग्स को, अपनी पोइम्स को, अपनी तहरीरों को मज़ीद खूबसूरत अंदाज में जो है वो अपने रीडर्स तक, अपने क़ारीन तक जो है वो पहुंचाता है. अपनी बात को मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, इम्प्रेसिव बनाने के
लिए जो है वो इस तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। और मेटाफर में आपको पता है जैसे कि सिमिली में होता है कि वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है लाइक एज और लाइक, ठीक है, और डायरेक्टली वो नहीं कह देता। लेकिन मेटाफर में क्या होता है, दो ऐसी चीज़ों को कंपैरिजन करता है जो भी पोएट या राइटर है कि डायरेक्टली जो है वो कह देता है, लाइक उसने रिच लीव्स डायरेक्टली रिच पीपल के लिए वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। और इसी तरह से जो लोअर लीव्स हैं वो डायरेक्टली जो है वो पुअर पीपल्स के लिए जो है वो इस्तेमाल किया है लव्स। और जब डायरेक्टली कह दिया जाए बराह रास्त उसमें एज या लाइक का वर्ड इस्तेमाल ना किया जाए तो ये मेटाफर होता है, आपको पता है, ठीक है। तो दिस मेटाफर मीन्स दैट द रिच गेट अ गोल्डन चांस फर्स्ट। जैसा कि पोएम में हमने देखा कि जो ऊपर वाले पत्ते हैं वो पहले बारिश के कतरों को हासिल कर लेते हैं और अपनी प्यास बुझा लेते हैं। इसी तरह से जो रिच पीपल हैं वो उनको गोल्डन चांसेस पहले मिल जाते हैं, और जो भी वसाइल और फैसिलिटीज़ हैं और वट एवर रिमेन्स जो बच जाता है ट्रिकल डाउन टू द पुअर पीपल, वो गरीब लोगों की तरफ लुढ़का दिया जाता है। बट द पोइट होप्स, लेकिन शायर को ये भी उम्मीद है कि देयर वुड बी इक्वलिटी इन द सोसाइटी, के माशरे में एक दिन इंसाफ होगा, जस्ट लाइक द सनशाइन, इसी तरह से जिस तरह से धूप है, विच स्प्रेड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इक्वली, जो कि पूरी दुनिया पर एक जैसी फैलती है। यानी कि बारिश की तरह से नहीं बल्कि जो सनशाइन धूप जब निकलती है बारिश के बाद तो वो हमेशा हर चीज़ पे एक जैसी ही गिरती है उसकी शुआएं। ऐसा नहीं है कि किसी पे धूप कम पड़े और किसी पे ज़्यादा, बल्कि सूरज की रोशनी हमेशा इंसाफ करती है। तो ये एक इक्वलिटी का साइन है, ठीक है। वो कहता है कि जैसे कि अच्छे वक्त के बाद बुरा वक्त आता है और बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है, अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो ज़िंदगी में होते हैं। इसी तरह से वो कहता है बारिश के बाद हमेशा धूप निकलती है और ये धूप सब पे इक्वल होती है। दिस सनशाइन इज़ बोथ फॉर द डार्क डाउन ड्रॉप ऑफ रेन, ये सनशाइन फ़र्क नहीं करती कि क्या ये बारिश का एक तारीख कतरा है पड़ा हुआ कहीं पे, या फिर वो एक रिच ग्रीन लीव है, या फिर वो पहले से जिसको वसाइल मिले हुए हैं वो पर्सन है, ठीक है। यानी कि ये बारिश, ये इक्वलिटी जो एक दिन आएगी माशरे में वो गरीबों और अमीरों सबके लिए होगी। ठीक हो गया, ये इस पोएम का थीम था। आपने इसको देख लेना है। इसमें से कोई लाइंस अगर आप अटैच करना चाहें अपनी समरी के साथ तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी वोकैबुलरी इसमें यूज़ की गई है, इसको आप ऐड कर सकते हैं। ग्लॉसरी जो है वो यूनिट नंबर 5 की पोएम की जो है वो नहीं थी प्रॉपर जिस तरह से बाकी लेसन्स की होती है, तो इसलिए हमने इसकी जो एंटोनिम्स वाला पोर्शन और सिनोनिम्स वाला पोर्शन आपके वर्क पेजेस में दिया गया है उसको आज डिस्कस कर लेना है एज अ ग्लॉसरी, ताकि आप इससे रिलेटेड जो MCQs हैं उनको प्रॉपरली अटैम्प्ट कर सकें। पेज नंबर है बेटा आपका 57। पेज नंबर 57 पे आपकी ए एक्टिविटी है एंटोनिम के हवाले से। गिव एन एंटोनिम फॉर ईच गिवन वर्ड एंड मेक सेंटेंसेस विद बोथ वर्ड्स। सेंटेंसेस हम नहीं बनाएंगे क्योंकि सेंटेंसेस आपको पता है आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम एंटोनिम लिखेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 57 खोलना है, ठीक है, और आप जो है वो जो गिवन वर्ड्स हैं उन्हीं के ऊपर ऊपर आप लेड पेंसिल के साथ लिखते जाएं। फर्स्ट वर्ड है आपका रिच, ठीक है, रिच जिसका मतलब उर्दू में होता है अमीर। इसके लिए एंटोनिम यानी उलट जो है वो आप लिखेंगे पुअर, गरीब। आपको पता है ये आपके ग्लॉसरी से रिलेटेड जो MCQs होते हैं उनमें लाइक आपका जो सेकंड पोर्शन है सिनोनिम वाला, जो थर्ड पोर्शन है ऑब्जेक्टिव पार्ट में 19 मार्क्स का जो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसमें थर्ड पोर्शन जो कि अंडरलाइन वर्ड वाला होता है उसमें आपसे जो है वो एंटोनिम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें इस एक्टिविटी के आगे लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में कि फॉर MCQs ऑफ सिनोनिम या अंडरलाइन या थर्ड वाला पोर्शन जो भी आपको ठीक से याद रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका टॉप। टॉप जिसका मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। इसके लिए आप जो है वो वर्ड लिखेंगे एंटोनिम इसका उलट बॉटम, स्पेलिंग है BOTTOM बॉटम। फिर है नियर वर्ड, नज़दीक या करीब, उसके लिए वर्ड आप लिखेंगे फॉर, FAR फॉर, दूर जिसका मतलब होता है। फिर है लाइट जिसका मतलब होता है रोशनी, ठीक है, इसके लिए आप एंटोनिम लिखेंगे डार्क। लाइट के लिए आप लिखेंगे डार्क, ठीक है, अंधेरा। फिर है ब्राइट
ब्राइट जिसका मतलब होता है रोशन होना, और इसके लिए आप वर्ड लिखेंगे एंटोनिम डल। ठीक हो गया। द नेक्स्ट वर्ड इज नॉइज, शोर जिसका मतलब होता है, इसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे साइलेंस, खामोशी। फिर है वर्ड लवली, प्यारा जिसे कहते हैं। ठीक है, तो एंटोनिम है इसके लिए उलट इसका अगली, बदनुमा होना। ये आपने एक्टिविटी जो है वो प्रॉपरली करके जो है वो इसको याद कर लेना है। लिखने वाला काम जो है वो आपका नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आज की डायरी में आपको पता है आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, बाकी जो ग्लॉसरी और MCQs वगैरह हैं वो आप सिर्फ याद करते हैं। बाकी जो इस पेज पे आपको एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं वो डिस्कस करेंगे हम वर्क पेजेस वाले डायरी वाले दिन। ठीक है, जिस दिन आपके वर्क पेजेस की डायरी है उस दिन हम इनको करेंगे। उसके बाद आपका जो पेज नंबर 59 है उस पर एक ई एक्टिविटी है सिनोनिम्स के हवाले से। ये एक्टिविटी भी आपके MCQs में स्पेलिंग की फॉर्म में आ सकती है। इसके सामने भी आप ब्रैकेट में लिख लें कि फॉर MCQs थर्ड पोर्शन। ठीक है, आपका फर्स्ट वर्ड है शाइन, सिनोनिम आपने बताना है यानी इंग्लिश वर्ड इसके लिए इसका मुतरादफ। ये भी आप जो है वो अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर ही लिखते जाएंगे। ठीक है, शाइन है फर्स्ट वर्ड जिसका मतलब होता है उर्दू में चमकना। उर्दू वर्ड आप सिर्फ अपने समझने के लिए लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ये पेपर में उर्दू मीनिंग इसका आपने नहीं लिखना होता किसी भी सूरत। इसके लिए आप जो है वो सिनोनिम लिखेंगे फ्लैश या बीम। फ्लैश लिख लें या बीम लिख लें, दोनों में से जो भी लिख लें आप। उसके बाद है ब्राइट वर्ड जिसका मतलब होता है रोशन, जो भी चीज़ हो। इसके लिए भी आप जो है वो ग्लिटरिंग और फ्लैशिंग का वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ग्लिटरिंग के स्पेलिंग GLITTERING ग्लिटरिंग। ठीक है, और फ्लैशिंग FLASHING फ्लैशिंग। फिर है नॉइज़, शोर। आप जो है इसके लिए वर्ड लिख सकते हैं क्लैटर का, क्लैटर CLATTER क्लैटर, इसका मतलब भी शोर होता है। फिर है लवली वर्ड दिलकश जिसका मतलब होता है खूबसूरत, तो इसके लिए आप जो है वो वर्ड लिख सकते हैं ब्यूटीफुल और चार्मिंग भी लिख सकते हैं। बाकी की एक्टिविटी पेज नंबर 59 पे आपको जो नज़र आ रही हैं वो हम इंशाल्लाह वर्क पेजेस की डायरी में करेंगे। आंसर क्वेश्चंस हमने करने हैं आज, इसको चाहे आप जो है वो पेज नंबर 59 पे टिक कर लें। इसके साथ साथ MCQ स्पेलिंग और सिनोनिम के हवाले से आपको पता है हम जो है वो हर चैप्टर के जो है वो करते हैं, जो कि आपके प्रीवियस जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, डिफरेंट बोर्ड एग्ज़ाम्स, उनकी ऑब्जेक्टिव पार्ट में से जो है वो कलेक्टिवली लिए जाते हैं, स्पेलिंग MCQs भी और सिनोनिम MCQs भी। कुछ वर्ड्स जो हैं वो आपके ग्लॉसरी से रिलेटेड हैं, कुछ आपकी पोएम में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। ठीक है, इन इमेज को जो है वो स्लाइड के फॉर्म में आपके साथ शेयर किया है, इसको ध्यान से सुन लेना है आपने, और अपने पास जो है वो की बना लेनी है। आज का पेज जो आप रेडी कर रहे हैं अपनी नोटबुक में समर वेकेशन होमवर्क वाली, मार्जिन लाइन प्रॉपर ड्रॉ करें। ठीक है, उसको डेट मेंशन करें, हेडिंग दें, चैप्टर का नाम द रेन, बारिश, यूनिट नंबर 5। MCQs की हेडिंग दे के आप जो है वो पहले स्पेलिंग वाला पोर्शन और फिर उसके बाद सिनोनिम वाला जो पोर्शन है उसकी बाकायदा नंबरिंग करके की बना लिया करें, ताकि नेक्स्ट जब आप को नोट्स प्रोवाइड करूँगी मैं इसके तो आप जो है वो ईज़िली आपके पास की मौजूद होगी। बाकी टेस्ट में तो आपको पता ही है कि आप लेक्चर को अगेन सुन के इसकी की से रिलेट कर लेते हैं और आपकी रिवीजन हो जाती है। फर्स्ट आपका जो पोर्शन है स्पेलिंग से रिलेटेड आपने पहले भी किए हैं, आपको पता है 3 वर्ड्स जो हैं वो विद इनकरेक्ट स्पेलिंग होते हैं और एक आपका सही स्पेलिंग वाला होता है। फर्स्ट वर्ड है नॉइज़ जिसका मतलब होता है शोर। ठीक है, नॉइज़ के लिए आप जो है वो अगर ऑप्शन देखें तो आपको ए ऑप्शन फर्स्ट का जो है वो नज़र आ रहा है, स्पेलिंग है इसके NOISE नॉइज़। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड है लाइट, लाइट जिसका मतलब होता है रोशनी। ठीक है, रोशनी में आप जो है वो देखते हैं ऑप्शंस में तो आपके पास जो डी ऑप्शन है LIGHT लाइट, डी ऑप्शन में आपके पास। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड साइट, नज़ारा। ठीक है, ये आप थर्ड वर्ड जो है उसमें बी ऑप्शन देखें SIGHT साइट, बी ऑप्शन थर्ड का। फिर है फोर्थ में बीनीथ, बीनीथ नीचे। ठीक है, इसमें आप स्पेलिंग देखें ए ऑप्शन के BENEATH की, इसकी जो है वो अगेन देख लें आप एक दफ़ा स्पेलिंग की। फर्स्ट ए ऑप्शन है 2D,
3B और 4A। उसके बाद है चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। जितने भी वर्ड्स अंडरलाइन हैं उनके आपने जो है वो मीनिंग बताने हैं, अगर वो एंटोनिम है या सिनोनिम है। फर्स्ट देखें, एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप। द अंडरलाइंड वर्ड मीन्स कम्स आउट का मतलब होता है बाहर निकल आना या निकल आना, सामने आना, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर वर्ड जो है पासिस ऑप्शन है, स्प्रेड्स, अपीयर्स या हियर्स, ठीक है। तो फर्स्ट का ऑप्शन आप देखें सी, अपीयर्स का मतलब भी जो है वो सामने आना या निकलना है, तो सी ऑप्शन है फर्स्ट का। फिर उसके बाद है इट मेड मी फील डैश, विच कॉनोटेशन इज़ मोर नेगेटिव। कॉनोटेशन से रिलेटेड है ये आपका एमसीक्यू। कॉनोटेशन वाली एक्टिविटी जब हम करेंगे तो आपको प्रॉपरली इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी आप इसका जो ऑप्शन है वो टिक कर लें अपने पास। सेकंड का ए ऑप्शन है फ्राइटेंड। उसके बाद है आई एट अ डैश सैंडविच, विच कॉनोटेशन इज़ मोर नेगेटिव। थर्ड का जो ऑप्शन जो है वो आपने ठीक करना है वो है सी, ठीक है। वर्क पेजेस करते हुए कॉनोटेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपको जो है वो मैं समझा दूंगी। एवरीवन हैड अ डैश ऑन हिज और हर फेस ऑन द होम, विच कॉनोटेशन इज़ मोर पॉजिटिव। ये आपकी वैसे भी एक्सरसाइज से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज़ हैं, ये अगेन आपकी एक्सरसाइज वर्क पेजेस में भी आपको नज़र आएंगे, ठीक है। फोर्थ का जो है ऑप्शन वो हमारे पास है बी, स्माइल। द सिनोनिम ऑफ लवली इज़, लवली का जो सिनोनिम है वो क्या है हमारे पास। फिफ्थ का सी ऑप्शन ब्यूटीफुल, खुशनुमा या खुशकुन, ठीक है। ये आपने टिक कर लेने हैं अपने पास। अगेन इसकी की रिपीट कर देती हूँ, 1C, 2A, 3C, 4B और 5C, ठीक हो गया। इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसके साथ साथ हमने यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स करने थे आज, इनको पढ़ लेते हैं हम। इसको आपने अपनी नोटबुक में, आपको पता है, लिखना भी होता है, ठीक है, और इसको याद भी करना है आपने अच्छे तरीके से। क्वेश्चन आंसर आपके एनुअल पेपर में सब्जेक्टिव पार्ट में सेक्शन नंबर 1 पहला पोर्शन जो है वो 10 मार्क्स का होता है, जो कि 5 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, 8 आपके टोटल आते हैं, ठीक है। उनमें आपको पता है कि आपके एक्सरसाइज के 70 to 80% होते हैं। ब्लॉक वाले क्वेश्चन अभी हम नहीं कर रहे, वो जो है वो हम एंड पे करेंगे। इसकी एक्सरसाइज यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस हैं जिनको हम पढ़ने लगे हैं। व्हाट डज द पोइट हियर, शायर जो है वो क्या सुनता है। नज़्म में हमने देखा था कि द पोइट हियर्स द रेन फॉलिंग ऑन द ट्री लीव्स, शायर जो है वो दरख्तों के ऊपर, दरख्तों के जो पत्ते हैं उनके ऊपर बारिश के गिरने की आवाज़ सुनता है, जिसे उसने बहुत ही स्वीट नॉइज़ म्यूज़िक कहा था। वट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज़ अ स्वीट नॉइज़, शायर के मुताबिक खुशगवार शोर कौन सा है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, हियरिंग द नियर बाय पुअर बीनीथ लीव्स ड्रिंकिंग रेन ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप इज़ अ स्वीट नॉइज़, शायर के मुताबिक जो पत्ते हैं बीनीथ लीव्स यानी जो नीचे वाले मुफलिस पत्ते हैं उनका पानी कतरा कतरा करके पीना बहुत ही ज़्यादा स्वीट नॉइज़ है। यानी सिम्बॉलिकली उसने भी यहाँ पे भी ये वर्ड यूज़ किए हैं कि जब गरीबों को किसी भी तरीके से वसाइल या फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो ये देखने में एक अच्छा नज़ारा लगता है और दिल को तस्कीन मिलती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल हैपन आफ्टर द रेन स्टॉप्स, बारिश के रुक जाने के बाद क्या होगा। देन द रेन विल स्टॉप, द सन विल कम आउट एंड इट विल शाइन्स ब्राइटली, जब बारिश जो है वो रुक जाएगी, सूरज निकलेगा तो ये बहुत ज़्यादा चमकेगा। हाउ डज़ द सन कम्स आउट आफ्टर द रेन, बारिश के बाद जो है वो सूरज कैसे निकलेगा। आफ्टर द रेन द सन कम्स आउट विद अ वंडरस लाइट, बारिश के बाद जो सूरज निकलेगा तो वो एक हैरत अंगेज़, एक हैरान कुन रोशनी के साथ हमेशा नमूदार होता है। बिकॉज देयर आर नो मोर क्लाउड्स इन द स्काई, क्योंकि आसमान पर अब मज़ीद कोई भी डस्ट या कोई भी बादल नहीं होते। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज़ द लाइट फिल द ड्रॉप्स, रोशनी जो है वो कतरों को कैसे भर देती है। द सन रेज फेल ऑन द रेन ड्रॉप्स एंड फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप विद लाइट, सूरज की जो शुआएँ हैं, किरणें हैं, वो बारिश के कतरों के ऊपर पड़ती हैं और हर जो डार्क राउंड ड्रॉप है उसको रोशनी से भर देती हैं। वट मेक्स द सीन लवली, क्या चीज़ है जो कि मंज़र को खुशगवार बना देती है, दिलकश बना देती है। आफ्टर द रेन एवरीथिंग इज़
वाज हैड, हर चीज़ जो है वो खूबसूरत हो जाती है, धुल जाती है। द सन शाइन्स ब्राइटली एंड लीड्स द रेन ड्रॉप्स, सूरज जो है वो अपनी पूरी चमक के साथ चमकता है और जो बारिश के कतरे हैं उनको भी जगमगा देता है। दिस मेक्स अ सीन लवली, ये जो है मंज़र, ये जो फिनोमेना है, ये मंज़र को बहुत ही ज़्यादा दिलकश बना देता है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे। आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से याद करना है, लिखना भी है अपनी नोटबुक में, डायरी भी अपनी नोटबुक में लिख लें या डायरी में लिख लें। आपने जो है वो यूनिट नंबर 5 की ग्लॉसरी की है, आज MCQs किए हैं और क्वेश्चन आंसर किए हैं। ठीक है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपने क्वेश्चन आंसर को लिखना है, बाकी सब कुछ आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।